जय हिंद दोस्तों। यूरोपीय कंपनियों का भारत के अंदर आगमन। फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का जो भारत के अंदर आगमन होता है उसका रीज़न क्या है, मतलब क्यों वो लोग भारत के अंदर करते हैं। क्यों, उसके पहले क्या सीन था, मतलब भारत के अंदर जब यूरोपीय कंट्रियों का आगमन होता है तो उसके पहले भारत के साथ उनका व्यापार कैसे होता था, फिर बाद में क्या क्या बदलाव आए। ये सब हम आज के इस सब टॉपिक के अंदर देखेंगे, ठीक है। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुआ जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकलती है। मतलब यूरोप की ये जो बदलाव हो रहा है इंडिया में नहीं हो रहा है, ये यूरोप के अंदर ये बदलाव हो रहा है। जो 15वीं शताब्दी में ये जो यूरोपीय कंपनियां थी, यूरोपीय जो देश थे, वो लोग ये व्यापार के लिए नए नए विकल्प खोज रहे थे। देखिए मैप के अंदर ये भारत है, ये यूरोप है, ठीक है। और ये जो बीच का ये जो भाग है वो मिडल ईस्ट को जो हमको कहते हैं, वो जिसको हम अरब कंट्री कहते हैं। और इसके अंदर ये जो लाल वाला भाग दिख रहा है, ठीक है, ये ओटोमन एम्पायर है। ओटोमन साम्राज्य 15वीं शताब्दी में जब ये मिडल ईस्ट के अंदर अरब कंट्री के अंदर ये ओटोमन एम्पायर जब स्थापित हुआ, तब यूरोप और भारत के बीच का जो स्थायी जो जमीनी मार्ग था वो बीच में से कट गया। या ऐसा प्रॉब्लम होने लगा कि ये जो ओटोमन एम्पायर के जो लोग थे, मतलब वहाँ के जो साम्राज्य के वो जो राजा थे, वो यहाँ यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार हो रहा था उसके बीच में टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। क्यों टैक्स कलेक्ट कर रहे थे? क्योंकि वो इनके ये जो रास्ता था, ये भारत और यूरोप के बीच का जो रास्ता था वो उनके साम्राज्य से होकर निकल रहा था, ठीक है। तो वो इसके लिए वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने लगे और उनको लूटने लगे। कई बार उनको मना भी कर दिया कि यहाँ आने का नहीं, ऐसे करके मना भी कर दिया। तो मतलब ये ऐसे कोई ऐसा प्रॉब्लम होने लगे क्योंकि बीच में ये मिडल ईस्ट के अंदर ऑटोमन एम्पायर स्थापित हो गया। तो यूरोपियन जो कंट्रियाँ थी, मतलब कि यहाँ ईस्ट वेस्ट तो ये जो भाग है यहाँ पर जो कंट्रियाँ थी, उन्होंने ये सोचने लगे कि हम लोग कैसे कौन सा रास्ता अपनाएं कि जैसे हम भारत के साथ पहले जैसा जमीनी मार्ग से व्यापार होता था वैसा ही हम लोग स्थायी व्यापार कर सकें। इस सिलसिले में उन्होंने एक और रास्ता निकाला, दरियाई मार्ग। भारत के बीच सीधा संचार संपर्क के मार्ग बंद हो गए। पूरब से वस्तुएं यूरोप में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी, ठीक है। मुस्लिम जो मध्यवर्ती मतलब मुस्लिम जो अरब कंट्री के लोग थे, ऑटोमन एम्पायर के लोग थे, उनके माध्यम से यूरोप के अंदर चीजें जाती थी। मतलब वो लोग बीच में अपना टैक्स कलेक्ट करते थे। आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। बार्थोलोम्यो डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को कैप ऑफ गुड होप कहा जाने लगा, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप का मतलब ये है, ये फिर ये यूरोपियन जो कंट्रियां थी उनका एक नया रूट था। ये अफ्रीका है, ये इंडिया और ये यूरोपियन देश है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर स्थापित हो गया तो उन लोगों ने क्या किया कि समुद्री मार्ग को अपनाया। समुद्र की ओर से होते हुए यहाँ तक होते वो लोग इंडिया तक पहुंचे। अभी वो लोग सीधे यहाँ से यहाँ इंडिया तक नहीं पहुंच गए, उन्होंने पहले अफ्रीका के इस सिरे की खोज की, जिसको ये यहाँ पर जो ये मैं एरो दिखा रहा हूँ उस सिरे की खोज की। और इस सिरे को कहने लगा, उनको कहा जाने लगा कैप ऑफ गुड होप। और कैप ऑफ गुड होप की खोज करने वाला जो पहला जो पुर्तगाली व्यक्ति था, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, बार्थोलोमियो डियाज। उसने क्या किया कि सबसे पहले अफ्रीका का जो दक्षिणी सिरा था कैप ऑफ गुड होप उसको खोज निकाला मतलब क्या कि वो लोग समुद्र के मार्ग से वो लोग गए। और देखिए मैं अपने फिर से दिखाता हूँ आपको। समुद्र के मार्ग से वो लोग गए और यहाँ तक वो लोग आ गए, मतलब कैप ऑफ गुड होप तक वो लोग आ गए, ठीक है। और इसकी ये जगह की खोज किसने की थी? बार्थोलोमियो डियाज ने। फिर पुर्तगाली उससे आगे बढ़ते हैं और इंडिया तक आते हैं, भारत की खोज करते हैं। वो हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, मतलब ये आपको अभी तक मैंने ये समझाया कि ये यूरोपियन कंट्री या थी मार्ग से भारत पर व्यापार करने के लिए आने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। क्योंकि ये बीच में ऑटोमन एम्पायर स्थापित हो गया, उसके कारण
तो उनको नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। सबसे पहले अफ्रीका का जो दक्षिणी सिरा था, केप ऑफ गुड ऑफ, उसकी खोज की किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज ने। अभी हम लोग ये देखते हैं कि भारत के अंदर जो यूरोपियन कंट्री आई उसका क्रम क्या है। ठीक है, अभी हम लोग ये देखते हैं कि भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कंपनी, देखिए ये आप अपने दिमाग में डाल दीजिए, ये एग्जाम में कई बार ये क्रम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद डच, और उसके बाद फ्रांसीसी। ये उनका क्रम है भारत के अंदर आने का। ठीक है, ऐसा ये क्रम, और उसमें थोड़ा चेंज आता है जब एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले व्यापारिक जो फैक्ट्रियाँ थी, उसकी जो व्यापारिक उनकी कोठी थी, उसकी स्थापना कैसे की, तो ये क्रम थोड़ा चेंज होता है जाता है। और वो हम टेबल के माध्यम से ये दोनों को हम पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी आई, उनका क्रम देखते हैं और वो कैसे आई। तो सबसे पहले भारत के अंदर आती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनकी ये जो वर्ष है, ईस्वी सन 1498, 1498 की जो स्थापना है कि ईस्वी सन 1498 को पुर्तगाली जो कंपनी थी वो भारत में आती है। उसके बाद भारत में 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आती है। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आती है। उसके बाद 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। उसके बाद 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आती है। और लास्ट में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में भारत के अंदर आती है। ये जो कंपनियां भारत के अंदर कैसे उनका आने का क्रम है, वे भारत के अंदर वो लोग अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। ठीक है, उनके क्रम में थोड़ा चेंज आता है, वो हम अभी देखते हैं। देखिए, भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों ने अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। ठीक है, अपनी व्यापारिक कोठियाँ मतलब फैक्ट्रियाँ अपनी बनाई, जहाँ पे वो लोग भारत से वो जो माल सामान लेते थे वो वहाँ पे रख सके, अपने व्यापारी वहाँ पे रह सके। उसके लिए एक पहले तो वो लोग थोड़ी छोटी सी जगह पे, फिर हम लोग वो आगे देखेंगे कि कैसे वहाँ पे वो लोग किला बांध देते। वहाँ के लोकल, मतलब जो राजा है, जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके साथ, मतलब हमारे भारतीयों के साथ कैसे वो लोग अपना संघर्ष शुरू कर देते हैं, वो सब हम आगे देखते हैं। अभी ये एक और टेबल है कि यूरोपीय कंपनियों की जो व्यापारिक कोठी थी, जो व्यापारिक फैक्ट्रियाँ थी, वो भारत के अंदर पहले किसने डाली, उसके बाद, और फिर भारत के अंदर कौन सी जगह पे जो यूरोपियन कंपनियों ने अपनी व्यापारिक जो फैक्ट्रियाँ थी वो डाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगालियों ने कोचीन के अंदर, कोचीन ये केरला में पड़ता है, कोचीन के अंदर 1503 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कोठी, सबसे पहले पुर्तगाली आए। उसके बाद डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 में। ठीक है, अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम में 1611 में। यहाँ पर एक कंफ्यूजन और हो जाता है कि अंग्रेज पहले आए थे या डच, तो आने में अंग्रेज पहले थे, लेकिन अपनी व्यापारिक के जो फैक्ट्री थी वो पहले डचों ने यहाँ पे इंडिया में स्थापित की 1605 में। अंग्रेजों ने स्थापित की मसूलीपट्टनम में 1611 में। अंग्रेजों ने एक और जगह पे, जहाँ पे अपनी व्यापारिक जो ये फैक्ट्री थी वो सबसे पहले डालने का कोशिश किया था, वो सूरत के अंदर उन्होंने व्यापारिक अपनी जो फैक्ट्री थी वो शुरुआत कर दी थी। लेकिन सबसे पहले बनकर कहाँ पे तैयार हुई, तो अंग्रेजों की सबसे पहले मसूलीपट्टनम में 1611 में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री, सबसे पहले जो कोठी जिसको बोलते हैं, वो बन के तैयार हुई। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेनिस, उन्होंने त्रावणकोर के अंदर 1620 ईस्वी में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री डाली। और उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर भारत में आते हैं फ्रांसीसी, 1668 के अंदर, 1668 के अंदर फ्रांसीसी आते, और उन्होंने सूरत के अंदर, सूरत को चुना अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री के तौर पर। ठीक है, सूरत के अंदर, सूरत के बंदरगाह के ऊपर उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक जो फैक्ट्री थी वो स्थापित की। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक एक करके सभी ये जो लोग आए, ये जो कंपनी आई यूरोप से भारत के अंदर, उनका क्रम देखा। अभी हम लोग देखते हैं कि पहले कौन आया,
उसके क्या क्या विशेषता है, उनके अंदर क्या 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 ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में कवर करने हैं, एग्जाम के लिए जो बहुत आईएमपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। पहले सबसे पहले आए पुर्तगाली। पुर्तगालियों का आगमन होता है भारत के अंदर, और भारत के अंदर पुर्तगालियों के में भी सबसे पहले कौन सा एक व्यक्ति था जो भारत के अंदर आता है, तो वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के अंदर एंट्री लेता है। क्या कब और एंट्री होती है उसकी, तो 17 मई 1498 ईस्वी में। वो मतलब ये आप समझ लो कि यहाँ पे बाबर की भी एंट्री नहीं हुई थी, उससे पहले पुर्तगालियों की एंट्री, मुगलों की एंट्री के भी पहले यहाँ पे पुर्तगालियों की एंट्री भारत में हो चुकी थी 17 मई 1498 में, 1498 ईस्वी में। कहाँ पे वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के अंदर, वो मतलब केरल के अंदर एक जगह है कालीकट करके, एक बंदरगाह है, वो बंदरगाह पे सबसे पहले ये जो पुर्तगाली व्यापारी है वास्को डी गामा, वो आता है। ठीक है। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज, मतलब भारत और यूरोप के बीच सबसे पहले जो नया समुद्री मार्ग था उसकी खोज करने का श्रेय किसको मिलता है, तो वो मिलता है वास्को डी गामा को। ठीक है, वास्को डी गामा को ये श्रेय मिलता है। अभी ऐसा तो था नहीं कि वास्को डी गामा कोई मतलब ऐसा मैजिशियन टाइप का जादूगर था या उसको भविष्य की सब चीजें मालूम होती थी। उसने एक व्यक्ति की हेल्प ली, और वो हमारे गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल अब्दुल मजीद जो ये जो व्यक्ति था, उसने वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाने वाला, मतलब ये जो एक तौर पर कह सकते हैं हम गाइड टाइप का, जो जिसने गाइड किया कि भारत को, भारत के ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, समुद्री जो रास्ता है वो दिखाने वाला सबसे पहले वास्को डी गामा को था मजीद, अब्दुल मजीद। वास्को डी गामा जब भारत आया तब केरल के कालीकट के विस्तार में जमोरिन नामक एक राजा का शासन था। जब ऐसा था, जब ये लोग भारत में आ रहे थे, मतलब साउथ में हो या नॉर्थ में हो, कहीं पे भी आ रहे, तो भारत में ऐसे डेमोक्रेसी नहीं थी। वहाँ पे किसी ना किसी राजा का, किसी भी एरिया में, किसी ना किसी एरिया में किसी राजा का शासन था। मतलब वो केरल के अंदर जब कालीकट बंदरगाह पे उतरा, तो उस विस्तार के अंदर, उस एरिया के अंदर जमोरिन नाम का एक राजा था, एक हिंदू राजा था जमोरिन, उसका शासन चल रहा था। ठीक है। मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब वास्को डी गामा भारत में आया तब किसका शासन चल रहा था, तो जमहूरी। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में आता है। मतलब ये ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले वास्को डी गामा भारत कब आता है, तो 1498 में, 1498 में, और दूसरी बार कब आता है, तो 1502 में। ठीक है। 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत के अंदर आता है। अभी ये एक नया नाम आपको पढ़ने को मिलेगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये कौन था? अभी क्या हो रहा था कि जो पुर्तगाली थे वो इंडिया के साथ सबसे पहले व्यापार करना शुरू करते हैं। वास्को डी गामा भारत के अंदर आता है, व्यापार करता है, और उसके बाद वहाँ पुर्तगाल के जो प्रशासक थे, जो वहाँ के जो शासक थे, उसने अपना, उन लोगों ने अपना एक वाइसरॉय, एक व्यक्ति को चुना, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और पुर्तगालियों का प्रथम वाइसरॉय बना के भारत के अंदर उसको भेजा, और जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसरॉय बनकर आया। ठीक है। भारत के अंदर ही प्रथम पुर्तगाल का वाइसरॉय बनकर आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अभी जब ये पुर्तगाल का वाइसरॉय भारत के अंदर ही बन के आता है, तो हमको ये देखना है कि उसके बाद उसने भारत के अंदर क्या क्या काम किए, भारत के अंदर उन्हें उसने क्या क्या किया। तो वो पहला पॉइंट है कि 1509 ईस्वी में मिस्र और गुजरात के संयुक्त नौसेना ने संयुक्त रूप से अल्मेडा को हराया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो भारत में आया था, उसको पहले तो उसका युद्ध होता है मिस्र और गुजरात की जो नौसेना थी। मतलब ये पुर्तगाली जब भारत में आते तो ऐसा नहीं था कि उसके पहले भारत में कोई समुद्र मार्ग से कोई व्यापार होता ही नहीं था। मिस्र, गुजरात और भारत के अन्य विस्तारों से समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता था। तो उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया, किसके, पुर्तगाली और ये जो मिस्र गुजरात के जो व्यापारी लोग थे, उनके बीच में संघर्ष हो गया। 1509 में जब पहला संघर्ष हुआ,
तब ये मिस्र और गुजरात की संयुक्त जो नौसेना थी उसने अल्मेडा को हरा दिया। हारने के बाद पुर्तगालियों को दीव छोड़ना पड़ा। ठीक है। और ये जो हार हुई 1500 के अंदर, इस सन के अंदर, इस युद्ध में अल्मेडा का बेटा भी मारा गया। मतलब आप समझ सकते हो कि अल्मेडा एक युद्ध कर रहा है, उसका पूरी तरह से हार हो गई, इंडिया के अंदर उसके जो एरिया है वो भी चले गए और उसका बेटा भी मारा गया। अगले साल, एक साल के बाद 1510 में, 1510 में अल्मेडा ने इन दोनों नौसेनाओं को, इन दोनों सेनाओं को हरा दिया। ये मतलब कि इसके गुजरात और मिस्र की ये जो पहले अल्मेडा की हार हुई थी, दूसरी बात तो उसका 1510 में फिर से युद्ध होता है और इस युद्ध में अल्मेडा जीत जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, वो जीत जाता है। जीतने के बाद उसने एक पॉलिसी, मतलब एक व्यवस्था शुरू की, जिसके अंदर मतलब पुर्तगाली लोग हैं वो अपनी व्यवस्था कोई शुरू कर रहे हैं, अपनी पॉलिसी शुरू कर रहे हैं, तो ठीक जाहिर सी बात है कि वो पुर्तगाली जो व्यापारी जो बिजनेस कर रहे समुद्री मार्ग से, उनको उसमें कंफर्ट ज़्यादा मिल सके, ठीक है, वो ज़्यादा सहलाई से वो अपना व्यापार कर सके। उसके लिए अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, ये आपको ये नाम याद रखना है, ब्लू वाटर पॉलिसी, उसको कार्टेज व्यवस्था भी कहते हैं, को लागू किया और पूरे अरब सागर पे पुर्तगालियों का दावा किया। उसने कहा कि ये जो समुद्र है यहाँ भारतीय का, अरब सागर, ये सब, ये एरिया पुर्तगालियों का है अब से। और ये, और एक व्यवस्था की शुरुआत की जिसको हमको बहुत ज़्यादा डिप में जाने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसा एक नाम याद रखने का, ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज व्यवस्था, ठीक है, उसको कार्टेज व्यवस्था बोलते हैं। ये मैंने एक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का एक स्टेटमेंट है, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, समुद्र पे जब तक आपका आपका शासन होगा तब तक भारत पे आपका शासन रहेगा। और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते, मतलब समुद्र पे आप शासन करने की शक्ति नहीं रखते, तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। समुद्री तट पर किला मतलब कि वहाँ पे अपना आपका, ये इसका कहने का मतलब है कि आपका अगर समुद्र के अंदर हो, इस खास करके जो दक्षिण भारत वाला जो एरिया है, आपकी ताकत समुद्र के अंदर नहीं होगी, तो आप जमीन पर अपना किला या अपने शासन स्थापित नहीं कर सकोगे। ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का एक स्टेटमेंट है, जिससे पता चलता है कि उसकी सोच है, उसके विचार कैसे थे। ये एक पुर्तगाली वाइसरॉय था। उसके बाद एक दूसरा पुर्तगाली वाइसरॉय आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, पहले आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, चलिए अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वाइसरॉय बन के आता है, 1509 में। 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। ये उसकी ये एक बड़ी अचीवमेंट थी पुर्तगाली, ये जो दूसरा था, ये जो वाइसरॉय था, कि वो यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का एक शासक था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। 1510 में बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उससे उसने गोवा को जीत लिया। ठीक है, अलेक्जेंडर के समय के बाद यह पहला भारतीय विस्तार था जो यूरोपीय के अधीन आया। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर के बाद ये एक पहला ऐसा विस्तार था जो यूरोपीय जो लोग थे उनके अधीन आया। और गोवा जो उनके अधीन में आया गया था सबसे पहले, वो एक प्राकृतिक बंदरगाह था। अल्बुकर्क ने एक और काम किया, क्या कि अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। ऐसा उसको क्यों करना है, क्योंकि हिंदू यहाँ के लोगों के साथ स्थायी होना, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी हो, और यहाँ इस एरिया में अपना शासन स्थापित करने के लिए उसने ये कदम उठाया कि उसने अपने लोगों को बोला कि हिंदू महिलाओं के साथ शादी करो और यहाँ पे स्थायी हो जाओ। जो पहले जो आया था, जो अल्मेडा था, उसने अपने जो कार्यकाल था वो संघर्ष में बीता, जमीनों को जीतने में, एरिया को जीतने में उसने समय बिताया। और उसके बाद जो अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क के समय में पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे अल्बुकर्क के समय, और पुर्तगालियों ने यहाँ पे स्थायित्व अपना बना लिया था इसके अल्बुकर्क के समय। ठीक है, ये किताब है द गजेटियर ऑफ इंडिया।
वॉल्यूम 2 यहाँ पे से मैंने ये एक थोड़ा ये भाग लिया है जो ये अल्बुकर्क का स्टेटमेंट है, जिसके पर हम जान सकते हैं कि ये पुर्तगालियों के शासन कैसा था और क्या था। मुस्लिमों का अत्यंत उत्पीड़न अल्बुकर्क की नीति का एक गंभीर दोष था। वो मुस्लिमों का बहुत उत्पीड़न, इवन मुस्लिमों का नहीं हिंदुओं का भी उत्पीड़न करता था, और ये उसके जो नीति थी उसका एक गंभीर दोष था। अपने शासन के दौरान अल्बुकर्क ने गोवा की किलेबंदी सुदृढ़ करने तथा अपने वाणिज्यिक हितों को प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम प्रयास किया। गोवा को किलेबंद करना और अपना जो व्यापार था, बिजनेस, वो कैसे आगे बढ़े, उसके लिए उसने काम किया। भारत में एक स्थायी पुर्तगाली जनसंख्या को सुनिश्चित करने के लिए उसने अपने लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया। ये स्टेटमेंट है द गजेटियर ऑफ इंडिया का। ठीक है। अल्बुकर्क के बाद आता है नीनो डी कुन्हा। ये भी एक पुर्तगाली वाइसरॉय था। जो अल्बुकर्क के बाद आता है नीनो डी कुन्हा। ठीक है। 1529 ईस्वी में वाइसरॉय बना। भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को इसने ये काम किया कि कोचीन, जब जो इसको ये लोग पुर्तगाली जो फर्स्ट टाइम आए थे पहली बार, तो उन्होंने कोचीन के अंदर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। इसने कोचीन से उसको शिफ्ट किया गोवा के अंदर। ठीक है। क्योंकि गोवा अब उनका एक मेन हब बन चुका था। यहाँ पर उसने किलेबंदी उन लोगों ने कर दी थी अल्बुकर्क ने। तो अपनी जो राजधानी थी वो कोचीन से उसने अपना जो कार्यालय, ये जो सरकारी मुख्यालय थे, उनको उसने कोचीन से गोवा में शिफ्ट कर दिया। नीनो डी कुन्हा ने और क्या काम किए देखते हैं। नीनो डी कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली में कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में भी एक पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया। ये नीनो डी कुन्हा ने हम मैप के जरिए जानते हैं हुगली कहाँ पे है। देखिए, ये जो दिख रहा है ये सब पुर्तगालियों के जो दादरा नगर हवेली दीव है, ये गोवा है। यहाँ पर तो सबसे पहले मतलब कि ये जो वेस्ट पार्ट, जो वेस्ट जो कोस्टल लाइन थी इंडिया की, वहाँ पे उन्होंने अपना प्रभुत्व बनाया था। अभी निनोडी कुन्हा ने यहाँ पे बंगाल के अंदर, यहाँ इस भाग के अंदर हुगली नदी के किनारे अपना व्यापारिक एक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया। अभी हम लोग कुछ अन्य तथ्य देखते हैं जो एग्जाम के लिए हमारे इम्पोर्टेंट है। पुर्तगालियों के बारे में कुछ अन्य तथ्य है। ठीक है। पुर्तगालियों के वर्चस्व का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयास ही नहीं किया। सबसे पहले क्योंकि आप देखते हैं मुगलों का जब जो सबसे ज़्यादा जो उनका विस्तार था औरंगजेब के समय, वो भी दक्षिण के कुछ भाग को छोड़कर था। दक्षिण के अंदर मुगल कभी भी उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाए। इसे इसी कारण यही कारण था कि पुर्तगाली उस समय में यहाँ जो दक्षिण भारत का जो भाग था वहाँ पे मजबूती से अपनी जो व्यापार कर सके और अपनी सत्ता स्थापित कर सके, अपना प्रभाव बना सके। ठीक है। तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का नियंत्रण नहीं रहा, ये हमने पढ़ लिया। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। अभी ये जो पुर्तगाली लोग थे ये व्यापार करते थे, और व्यापार में किस चीज का सबसे ज्यादा व्यापार करते थे, तो मालाबार और कोंकण, ये जो तट है कर्नाटक और ये केरल का जो हिस्सा था, ठीक है, वहां से सबसे ज्यादा काली काली मिर्च, ब्लैक मिर्च जो बोलते हैं, काली मिर्च, उसका निर्यात किया जाता है। यहाँ से ये लोग काली मिर्च को पुर्तगाल ले जाते थे और बेचते थे। ठीक है। ये सब बात था जो पुर्तगालियों के बारे में, पुर्तगाल कैसे भारत में आए, उसके बाद उनके जो वाइसरॉय थे, कौन से वाइसरॉय भारत के अंदर आए। अभी हम लोग देखते हैं भारत के अंदर डचों का आगमन। पहले पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियस हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। मतलब पहले, सबसे पहले जो डच आते हैं, डच के अंदर सबसे पहले जो जैसे पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, ऐसे कार्नेलियस हाउटमैन 1596 ईस्वी में सबसे पहले भारत में आता है। डचों ने सबसे पहले अपनी जो व्यापारिक जो कोठी थी वो तो मसूलीपट्टनम में डाली। उसके बाद व्यापारिक दूसरी जो व्यापारिक कोठी थी वो पुलिकट में स्थापित की।
और पुलिकट के अंदर डचों के बारे में एक और तथ्य है। ये देखिए VOC वॉक करके डचों की जो ईस्ट इंडिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका ये सिंबल है। और ये VOC, ठीक है। ये आपको डचों ने क्या किया कि भारत के अंदर सिक्के, जिसको वो लोग पैगोडा तो बोलते थे, उसको डालना शुरू किया। कहाँ पे? पुलिकट के अंदर, ठीक है। एक स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के जारी करना शुरू किया, उसको बोलते थे पैगोडा। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप के निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा, एक अद्भुत जहाज था। ऐसे आने जाने के खर्चे में कटौती हुई और डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाजों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। फिर डच लोग इंडिया के अंदर आते हैं, थोड़ा बहुत व्यापार भी करना शुरू करते थे। ऐसा करने के ऐसा उनका जो थोड़ा बहुत जो सक्सेस मिलता है, उसका रीजन क्या था? तो उसका रीजन था जो डच लोगों के जो जहाज थे भारत में, जब उन लोग आते थे तो पुर्तगालियों के जो जहाज थे वो बड़े थे और बहुत भारी होते थे। इसके ऑपोजिट डच लोगों के जो जहाज थे वो हल्के थे, क्योंकि उनके वजन में बहुत हल्के होने के कारण उनकी जो स्पीड थी, उसकी जो गति थी वो तेज होती थी, जिससे व्यापार जल्दी से हो सकता था। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। मार्च 1602 में, मार्च महीने के मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी वॉक, जो हमने जो सिंबल देखा, वॉक VOC की स्थापना हुई। ठीक है, डचों ने मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात करना चालू किया। डचों ने सोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। डचों ने ये दो चीजें, नील और सोरे, ये एग्जाम में आता है, ये जो ये नील और सोरे, इसका व्यापार करना सबसे पहले डचों ने शुरू किया, व्यापार को प्रोत्साहित किया। उसके अलावा डचों ने अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा तथा चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। उसके अलावा उन्होंने क्या क्या बेचा? नीम बेचा, नील, फिर सोरे, उसके बाद अफीम, रेशम, सूती वस्त्र, ये सब चीजें उन्होंने बेचना शुरू की। भारत से वो लोग निर्यात करते थे और बाहर जाके बेचते थे। ईस्वी सन 1650 में के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। ये पश्चिम बंगाल के अंदर ये एक जगह थी कासिम बाजार करके। वहाँ कासिम बाजार में स्वयं अपनी एक फैक्ट्री की स्थापना की डचों ने। और यूरोप में अपनी स्थिति तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के बाद कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी। और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ कि वे, हम लोग ये देखते हैं कि पुर्तगाली जो लोग थे वो बाद में बहुत देर तक व्यापार कर सकते। डच जो ईस्ट इंडिया VOC वॉक कंपनी थी, वो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ये स्टेटमेंट है कि पूर्व के अंदर यूरोप में अपनी स्थिति जो थी वो डच लोग अपनी गवा चुके थे। और डच की जो स्थिति थी वो यूरोप के अंदर मजबूत नहीं रह सकी, और इसीलिए भारत के अंदर भी उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन साल 1759 में ईस्वी में को भारत में, फिर से पढ़ता हूँ। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन ईस्वी सन 1759 को अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए वेदरा के युद्ध से हुआ। ये युद्ध का नाम हमको याद रखना है, वेदरा का युद्ध। किसके बीच में हुआ? किसके बीच में? ये हमको याद रखना है, वेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों और डचों के बीच में। कब हुआ? 1759 ईस्वी को ये युद्ध हुआ, जिसके बाद डचों का पतन हो गया और अंग्रेज इस जगह ये युद्ध जीत जाते हैं। अब आती है अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के अंदर उसका इतिहास क्या रहा, उसके उन्होंने कौन कौन से काम किए, उन्होंने कैसे ये सब अन्य जो यूरोपीय कंपनियां थी उनको भारत से खदेड़ा या उनको एक जगह पे लिमिट कर दिया। मतलब जैसे फ्रांसीसी जो चंद्रनगर माहे वाला हिस्सा था वहाँ पे स्थापित स्थिर रह गए।
पुर्तगाली थे जो गोवा के अंदर स्थिर हो गए, और कैसे जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने पूरे भारत के अंदर अपना व्यापार और उसके बाद में अपना शासन स्थापित किया, वो हम देखते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। मतलब 1600 ईस्वी के अंदर जो ब्रिटेन की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, 1600 ईस्वी के अंदर जो ब्रिटेन की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उसने एक अधिकार पत्र प्रदान किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाओ और भारत में आप लोग व्यापार कर सकते हो। ठीक है, अभी ब्रिटेन से तो उनको व्यापार करने की ये जो अनुमति थी वो मिल गई, पर अभी उनको भारत के अंदर मुगल शासक जो उस वक्त अकबर और उसके बाद उनके बेटे जहांगीर था, उसके साथ भी परमिशन लेनी थी। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस नाम का एक ये प्रथम अंग्रेज जो व्यापारी था, जो वो चार्टर लेके आया था ब्रिटेन की रानी का, क्वीन एलिजाबेथ का। वो मुगलों के दरबार में जाता है, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में जाता है। अभी क्या होता है कि जब ये अधिकार पत्र मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ब्रिटेन के अंदर जो रानी थी उसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ, और भारत के अंदर का जो राजा था वो था अकबर। ठीक है, 1609 ईस्वी आते आते वहां पे क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी थी, और वहां पर जो उस ब्रिटेन का जो राजा था वो था जेम्स प्रथम, और भारत के अंदर अकबर के बाद जहांगीर वो अपने शासन 1609 ईस्वी में ये अपना शासन संभाल रहा था। तो जहांगीर के दरबार में जाता है कैप्टन हॉकिंस। अभी ये कैप्टन हॉकिंस जो था ये रेड ड्रैगन नाम का एक जहाज था। ठीक है, ये नाम है, जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। जो ब्रिटिश जो सबसे पहला जो भारत के अंदर जो जहाज आया उसका नाम था रेड ड्रैगन, जिसमें बैठकर कैप्टन हॉकिंस भारत में आया था। ये आपको याद रखना है। 1611 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजों ने व्यापारिक जो अपनी फैक्ट्री थी वो कहाँ पे बनाई, तो मसूलीपट्टनम के अंदर 1611 ईस्वी में। और पहली बार 1608 में सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो 1613 में बनकर तैयार हुई। देखिए, सबसे पहले व्यापारिक जो कोठी थी उसको बनाने का, उसको स्थापित करने का प्रयास कहाँ पे किया गया, सूरत के अंदर। कब, 1608 में। और सबसे पहले स्थापित कहाँ पे हुई, तो मसूलीपट्टनम। ठीक है, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में, पहले आ गया था जो कैप्टन हॉकिंस था वो, उसके बाद आता है सर टॉमस रो। कब आता है, 1615 ईस्वी में। किसके दरबार में, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा जाता है। किसके द्वारा, जो ब्रिटिश जो सम्राट था जेम्स प्रथम, उसने भेजा था टॉमस रो को। ये एक तथ्य है, ये जो भी आपको याद रखने की जरूरत है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। ठीक है, ये अपना एक स्वतंत्र शासक था गोलकुंडा का सुल्तान। गोलकुंडा एक राज्य था भारत के अंदर, एक स्टेट था। ठीक है, अंग्रेजों ने उससे एक फरमान जारी किया, उसको अंग्रेजों ने कहा सुनहरा फरमान। कब, 1632 में। और उसके अंदर क्या था कि 500 पैगोडा वार्षिक सुल्तान को देना है। 500 पैगोडा मतलब 500 स्वर्ण सिक्के सुल्तान को देने हैं वार्षिक, एक ईयरली, मतलब हर एक साल के अंदर अंदर सुल्तान को देना है। और उसके बदले में गोलकुंडा और उसके जो बंदरगाह है उसका वो अंग्रेज उपयोग कर सकते हैं अपने व्यापार के लिए। तो ये जो फरमान जारी हुआ, इसी को कहते हैं सुनहरा फरमान। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी। ये एक अन्य तथ्य है जो हमको अंग्रेजों के बारे में याद रखना है।
कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ऑफ बेगेंजा, और ब्रिटेन के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन, उनका विवाह हो जाता है। उनका विवाह होता है, मतलब कि ये यहाँ पे नहीं, ये ब्रिटेन के अंदर, ये यूरोप के अंदर ब्रिटेन और पुर्तगाल के जो देशों के बीच में ये विवाह संबंध स्थापित होता है। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। मतलब हमारा जो ये बॉम्बे है, मुंबई स्टेट, जो हमारा ये जो अभी सिटी है, वो उस समय पुर्तगालियों ने, ये जो पहले पुर्तगालियों के अंडर में था, उन्होंने सौंप दिया किनको, अंग्रेजों को 1661 ईस्वी में। और किस कारण की जो ब्रिटेन, जो चार्ल्स द्वितीय है, वहाँ के जो राजकुमार थे, उनकी शादी हुई थी पुर्तगाली जो राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेगेंजा के साथ, इसलिए उन्होंने दहेज के तौर पर बम्बई को अंग्रेजों को दे दिया। और अभी जो अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेज जो ये जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, जिनको ये मुंबई जो मिला था दहेज के अंदर, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने, मतलब जो राजकुमार थे, उन्होंने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बस ऐसे, मतलब 10 पाउंड आप वार्षिक दे दो और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप वहाँ पे उसके बम्बई के बंदरगाह पे, उस एरिया पे आप अपना व्यापार स्थापित करो, अपना व्यापार करो। मतलब राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो मुंबई का जो ये जो हिस्सा था वो दे दिया। अभी जब ये पहले ये जो बम्बई ऐसे सिटी जो अभी हम लोग आज देखते हैं वैसा नहीं था। ऐसे मुंबई की एक बंदरगाह के तौर पर उसकी स्थापना की, और उसके बाद एक छोटी सी बस्ती स्थापित हुई। वहाँ पे सब ये अंग्रेजों के कार्यालय स्थापित हुए। उसके पहले पुर्तगाली लोग आए थे, उनके कार्यालय स्थापित। तो सबसे पहले एक पुर्तगाली एक गवर्नर था जिसका नाम था गेराल्ड ओंगियार, ये आपको नाम याद रखना है, गेराल्ड ओंगियार। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बम्बई शहर की स्थापना की थी। ठीक है। अभी हम लोग अंग्रेजों के बारे में एक और तथ्य है कि बंगाल के अंदर जो अभी हम लोग जो पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश, जो ये जो देश है, जो पूरा उस समय एक ही हिस्सा था। बंगाल के शासक, उस समय बंगाल के जो शासक थे शाह सुजा, बंगाल के शासक तो क्या, उसको बोलते हैं सूबा था वो, जो मुगलिया सल्तनत के अंडर काम करता था, वहाँ पे शासन करता था मुगलिया सल्तनत के नीचे। शाह सुजा नाम था उसका। उसने सर्वप्रथम 1691 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी। बंगाल के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने वाला व्यक्ति था, जो शासक था, उसका नाम था शाह सुजा। इस अनुमति को निशान कहते थे, मतलब वो जो छूट, व्यापारिक जो छूट देते थे, ये जो फरमान जारी करते थे, उसको निशान कहा जाता था। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, वहाँ पे बंगाल में अपना व्यापारिक छूट पहले प्रदान हुई। उसके बाद अंग्रेजों ने 3 गांव, ये 3 गांव के नाम आपको याद रखना है, सूतानाती, सूतनाती, कालीकट और गोविंदपुरा। ये 3 गांव के नाम है जो आपको याद रखना है, सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुरा। ये 3 गांव की जमींदारी सबसे पहले, मतलब ये 3 गांव अब अंग्रेजों के अंडर आ चुके थे। अंग्रेज लोग उस पर टैक्स, अपना टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। जमींदारी प्राप्त की कितने रुपये में, 1200 रुपये भुगतान करके, 1200 रुपये उन्होंने भुगतान किए, और ये 3 गांव अपने जमींदारी, जा, जागीरदारी बोलो, जमींदारी बोलो, वो पाली, प्राप्त कर ली। और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। वहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया फिर, ये ऐसा नहीं कि मतलब जैसे प्राप्त की तभी उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण शुरू कर दिया, वो काफी समय बाद में। लेकिन उसी जगह पे फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ, और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट। जब फोर्ट विलियम जो बंगाल के अंदर है, उसका निर्माण अंग्रेजों ने किया। और फोर्ट विलियम का जो प्रथम, वहाँ का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर था, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका नाम था चार्ल्स आयर, जिसने फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में उनकी निमणूक की हुई। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नोक ने रखी थी। मतलब ये जो 3 गांव थे, ठीक है, गोविंदपुरा, कालीकट, सुल्तानात, ये जो 3 गांव थे, यही 3 गांव समय जाते हुए यहाँ पर छोटी बस्ती थी, बड़े 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 ऐसे करके एक बहुत बड़ा शहर बन गया, जिसको कलकत्ता कहने लगे। और उसकी जो नींव थी, मतलब वो उसकी जो स्थापना थी, उसके जैसे मुंबई की गेराल्ड ओंगियार थे,
ठीक है। जैसे कलकत्ता का जो स्थापक जो जिसने स्थापना की थी, जिसका नाम है जॉर्ज चार्नोक ने रखी, इसकी नींव रखी, स्थापना तो नहीं कह सकते, इसकी नींव रखी जॉर्ज चार्नोक ने, क्योंकि यहाँ पर पहले भी बस्ती थी, वहाँ यहाँ पर पहले भी गांव थे। तो ये था अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेज कैसे भारत में आते हैं। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं अंग्रेजों के बाद भारत में आते हैं फ्रांसीसी। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, फ्रांसीसी जो कंपनी थी उनका आगमन, और उन्होंने भारत में आके क्या क्या काम किया, उनके बारे में जो कुछ तथ्य है जो हमको याद रखने हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1668 ईस्वी में सूरत में की। सूरत का जो गुजरात के अंदर जो सूरत बंदरगाह था, उसमें फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में स्थापना की। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी में के निदेशक रैंक्विस मार्टिन ने वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खा लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। ठीक है, ये आपको एक तथ्य है कि पुडुचेरी नाम का जो बाद में भी ये फ्रांसीसियों का ये मेन केंद्र बना रहा पुडुचेरी, उसको किसने प्राप्त किया था? तो फ्रांसीसी कंपनी के एक निदेशक थे जिनका नाम था फ्रैंकविस मार्टिन। और किससे प्राप्त किया था? मतलब वलीकोंडापुर का एक सूबेदार था जिसका नाम था शेर खा लोदी, उससे उससे इस पुडुचेरी नामक एक गांव को प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था? 1674, 1674 ईस्वी में। सबसे पहले सहायक संधि, अभी फ्रांसीसियों का एक गवर्नर हो चुका जिसका नाम था डुप्ले। ठीक है, सबसे पहले सहायक संधि योजना की शुरुआत करने वाला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ही था। ठीक है, डुप्ले फ्रांसीसी का एक गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले, उसने सहायक संधि, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे, मतलब ये सहायक संधि क्या थी और क्या किसने शुरू की, किसने बड़े पैमाने पर भारत में इसका इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत करने वाला डुप्ले था, ये एक तथ्य हमको याद रखना है। उसी ने मुगल सल्तनत के अवशेषों पर एक विशाल यूरोपीय साम्राज्य खड़ा करने की योजना बनाई। उसका ये मानना था कि अब जी जो मुगलिया सल्तनत है वो उतनी कारगर, उतनी मजबूत नहीं रही। अब यहाँ पे इस जगह पे हम लोग अपनी एक यूरोपियन सल्तनत, यूरोपीय महासत्ता हम लोग बना सकते हैं। और ऐसा जो विजन था, ये जो आइडिया था, वो किसका था? डुप्ले का, वो फ्रांसीसी गवर्नर था। 1672 ईस्वी में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थॉम छीन ली। ये एक युद्ध का नाम है, सेंट थॉम का युद्ध। तो किसके बीच में हुआ था? ये जो जगह का नाम था सेंट थॉम। ठीक है, इसका युद्ध हुआ था किससे? गोलकुंडा का जो सुल्तान था और फ्रांसीसी जो एडमिरल डे नाम का एक उनका गवर्नर, उनका एक मिलिट्री जनरल था, उसके बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ? 1672 ईस्वी में। और उसने सेंट थॉम नाम की जो जगह थी वो गोलकुंडा के सुल्तान से छीन ली। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। वे अंग्रेज, ये फ्रांसीसी जो थे, वो लोग अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध होता है। कब होता है? 1760 ईस्वी में। और इस युद्ध के अंदर फ्रांसीसी और अंग्रेजों का ये जो युद्ध था उसका नाम था वांडीवास का युद्ध। और ये वांडीवास के युद्ध के अंदर फ्रांसीसियों की हार होती है, अंग्रेजों की जीत होती है। और एक सत्ता थी वो एक एरिया, एक भारत के अंदर छोटे से एरिया तक सीमित रह गई। और अंग्रेजों की क्योंकि जीत हुई थी, उन्होंने भारत के अंदर और अपनी जो सत्ता था, अपना व्यापारिक जो साम्राज्य था, उसको बढ़ाया। अभी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच एक और संघर्ष हुआ। ये जो युद्ध था 1760 ईस्वी वाला वांडीवास का, वो अंतिम युद्ध था। उसके पहले भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कई युद्ध हो चुके थे। और उस जो युद्ध हुए थे उन युद्ध को कहते हैं कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक वॉर या कर्नाटक विग्रह उनको कहा जाता है। क्योंकि कर्नाटक वाले भारत के अंदर जो जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वहाँ पे ये युद्ध होते थे, तो उसको कर्नाटक युद्ध कहते थे। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। पहला जो कर्नाटक युद्ध था उसकी जो कब हुआ? तो 1746 से 1748 तक, ये 2 साल ये युद्ध चला, 1746 से 1748 तक।
पहला कर्नाटक युद्ध होने का जो रीजन था, क्यों हुआ, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी, ऑस्ट्रिया ये भारत में नहीं हो, ये यूरोप की एक अभी एक कंट्री है। उस समय एक साम्राज्य हुआ करता था ऑस्ट्रिया, और उस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये फ्रांस और यूरोप के, ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन और फ्रांस के युद्ध में यूरोप के अंदर युद्ध होता है, और उसी का प्रभाव इंडिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार जिसका कारण था, युद्ध खत्म हो जाने, मतलब ये 2 साल का ये जो युद्ध था फ्रांसीसी और यूरोप ब्रिटिश अंग्रेजों के बीच में, यो युद्ध खत्म हो जाने के बाद एक संधि होती है प्रथम युद्ध के बाद, जिसको बोलता है ईला सापेल की संधि। कब होती है? 1748 को। ये हमको याद रखना है कि मतलब प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था उसको खत्म होने के बाद कौन सी संधि होती है? ईला सापेल की संधि। कब होती है? 1748 में, 1748 को। और ये जो युद्ध था जिसको बोला जाता है सेंट थॉम का युद्ध, कब होता है? 1748 में। ये साल हमको ये एक ही है, मतलब ये 1748, ये भी 1748 में लास्ट। ये जो युद्ध कब होता है? 1748 में। ये 2 साल के बाद ये युद्ध खत्म होता है। उसके बाद आते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध, जो पहले वाला था। उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1749 से 1754 तक ये युद्ध चलता है। अभी इसका कारण क्या था? दूसरी बार ये लोग क्यों लड़ने लगे आपस में भारत के अंदर, ब्रिटिश और फ्रांसीसी? तो उसका कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए। पहले जो रीजन था वो रीजन था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। दूसरी बार जो रीजन था वो हैदराबाद और कर्नाटक के राजाओं के उत्तराधिकारी, उनके जो सक्सेसर के बीच में जो लड़ाइयाँ थी, उनका सपोर्ट करते हुए इन लोगों के बीच में भी युद्ध हो जाता है, फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोगों के बीच में। उसके बाद जो संधि होती है जिसको बोलते हैं पांडिचेरी की संधि, 1755 में, 1755 को पांडिचेरी की संधि होती है दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद। और ये जो युद्ध होता है जिसको बोलते हैं अंबुर का युद्ध। उसके बाद हम लोग देखते हैं तृतीय कर्नाटक का युद्ध, जो थर्ड जो कर्नाटक वॉर था, उसकी जो ईयर था वो था 1756 से 1763 तक। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध जिसको बोलता है, वो कहा जाता है। इसका रीजन क्या था कि यूरोप के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्ष का एक लंबा संघर्ष शुरू हो गया था, जिसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। और वो युद्ध का जो अंत होता है वो पेरिस की संधि के द्वारा। पेरिस की संधि मतलब पेरिस की संधि से वहां पे यूरोप के अंदर संधि होती है फ्रांसीसियों और ब्रिटिश लोगों के बीच में, जिससे भारत के अंदर भी ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ये युद्ध जो समाप्त होता है, ये जो लास्ट युद्ध था जिसको वांडीवास का युद्ध कहते हैं, 1760 ईस्वी में लड़ा गया था, जब अंतिम जो युद्ध था फ्रांसीसियों और ब्रिटिश लोगों के बीच में। और इसमें फ्रांस का पतन, मतलब भारत के अंदर फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसका पतन होता है। वो लोग अभी आगे ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकते। और अभी हमको ये देखना है कि ये जो लास्ट युद्ध था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच का, ठीक है, वो उसके जो लीडर थे, उसके जो जनरल थे दोनों की सेना के, तो अंग्रेजों के जो लीडर जनरल थे उसका नाम था सर आयरकुट। ठीक है, आयरकुट उसका जनरल था अंग्रेजों की सेना का। और फ्रेंच जो फ्रांसीसी सेना थी उसका जो लीडर था, जो जनरल था, उसका नाम था काउंट लाली। ये मतलब फ्रांसीसियों का काउंट लाली और अंग्रेजों का आयरकुट। ठीक है, तो ये था भारत के अंदर यूरोपियों का आगमन। अभी नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे कि कैसे ये सबको हरा के, ये सबको एक तरह से पीछे छोड़कर एक अंग्रेज, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज कैसे भारत के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, कैसे अपना व्यापार बढ़ाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।